Hello, my dear students of class 10th of ICSE. Physics का first chapter 4 हम कर रहे हैं. So this is the next lecture of this series. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने टच किया था. आई होप यू पीपल हैव वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर्स. द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट विच कंटेन्स ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. लिंक को क्लिक करके प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस टॉपिक से आज हम बिगिन करेंगे. क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? देखो ध्यान से. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a body is the point about which the algebraic sum of moments of weights of all the particles constituting the body is zero. समझते हैं इसको? एक रॉड है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल है मान लेते हैं. हम 50 को क्यों बोलते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? मान लो कि ये 0 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि एंटायर लेंथ इज 1 मीटर. इतना तो पता ही है, यूनिफॉर्म मीटर रूल 1 मीटर का होता है, यानी 100 सेंटीमीटर का होता है. तो जो मिड पॉइंट है ना 50 सेंटीमीटर मार्क जहां पर है, वहां पर हम बोलते हैं कि ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. सीजी बोलते हैं इस पॉइंट को. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, यानी जितने भी पार्टिकल्स है इस साइड में, इस आर्म में जितने भी पार्टिकल्स है, इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल्स है. देखो यहाँ पर पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है. जितने रेड से मैंने पार्टिकल्स ड्रॉ किया तुमको दिख रहा होगा ना, ऑन द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट साइड ऑफ द पिवट, लेफ्ट साइड ऑफ दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इन सारे पार्टिकल्स के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. एवरी पार्टिकल हैज अ वेट एंड द वेट ऑफ एवरी पार्टिकल इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है. And similarly on that right side of this center of gravity is again a lot of particles. देखो यहाँ जो मैंने ग्रीन से शो किया, इनके वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस हुए बाय ऑल द पार्टिकल्स का वेट, एंड इस साइड जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हुए बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑन दैट साइड, दोनों इक्वल है. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल है. हेंस द रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो अबाउट दिस पॉइंट 50. इसी वजह से हम 50 पर इसको बैलेंस कर सकते हैं. इसीलिए इस 50 सेंटीमीटर मार्क को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बिकॉज इट इज दैट पॉइंट अबाउट विच, देखो डेफिनेशन, इट इज दिस पॉइंट 50 सेंटीमीटर, इसमें वो पॉइंट है अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स का मतलब क्या है? रिजल्टेंट मोमेंट. प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हमने डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट मोमेंट जब भी हम निकालते हैं हम क्या करते हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी मोमेंट्स. ठीक है, एल्जेब्रिक सम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट्स का. दैट मींस रिजल्टेंट सम ऑफ ऑल दी मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी, जो इस बॉडी को बनाया है, उन सारे पार्टिकल्स के वेट की वजह से जो मोमेंट बन रहा है, उन सारे मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो, यानी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो. उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे. वेरी सिंपल डेफिनेशन. द एंटायर वेट, आगे क्या लिखा हुआ है? द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट. इसी पॉइंट पर हम ये मानते हैं कि पूरे बॉडी का वेट एक्ट करता है. हाउसोएवर द बॉडी इज प्लेस्ड, बॉडी को हम कैसे भी रखें, the entire weight of the body is concentrated at this point, center of gravity. ये बात नई बात तो है नहीं. देखो पिछले क्लास में जो हमने न्यूमेरिकल किया था, फाइंड द मास ऑफ द मीटर रूल, तो इसमें हमने ये एज्यूम किया था ना कि मीटर रूल का मास 50 सेंटीमीटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है. यहाँ पर भी और क्वेश्चन भी हमने किया था. जैसे यहाँ पर दिया हुआ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम्स. अगर मास 100 ग्राम्स है तो वेट है 100 जीएफ. और देखो फिगर में हमने 100 जीएफ को 50 सेंटीमीटर मार्क पर ड्रॉ किया था, क्योंकि वेट ऑफ दिस मीटर रूल जो 100 जीएफ है वो उसके मिड पॉइंट पर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होगा. इस कॉन्सेप्ट का यूज तो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में कर ही लिया है. सो ये कोई नई बात तो है नहीं. दैट द सेंटर ऑफ द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहला पॉइंट, on what factors the center of gravity depend upon. किन फैक्टर्स पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर है
shape of the body. Shape of the body. Please note it down. Factors on which CG यानी center of gravity of a body depends. तो पहला फैक्टर शेप ऑफ द बॉडी है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप. शेप. अच्छा, यहाँ दूसरा जो पॉइंट है वो दैट इज करके लिख दिया है, लेकिन तुम्हें सेपरेट लिखना है. कई बार पूछता है नेम टू फैक्टर्स ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स, तो पहला क्या लिखोगे, शेप ऑफ द बॉडी. अलग अलग शेप का, अगर सर्कुलर डिस्क है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन अलग होगा. अगर ट्रायंगुलर एक शीट है, ट्रायंगुलर लैमिना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा. एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ अलग होगा. एक बूमरैंग है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं अलग जगह होगा. तो डिफरेंट शेप्स के बॉडीज हैं, और हो सकता है मास सेम हो, सबका मास सेम हो, गिवन मास. इस रॉड का भी मास 50 ग्राम्स हो, इस सर्कुलर डिस्क का भी 50 ग्राम्स हो, इस ट्रायंगुलर लैमिना का भी 50 ग्राम्स हो, इस बूमरैंग का भी 50 ग्राम्स हो. गिवन मास, सेम मास, लेकिन शेप अलग अलग, तो उनके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अलग अलग. इसलिए शेप पर डिपेंड करता है. सेकंड, किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता. देखो सेम मास है लेकिन फिर भी अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो ऐसा नहीं है कि सेम मास है तो सेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, लेकिन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिपेंड करता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Second factor on which CG depends, it's on the distribution of mass of particles. अब इसको समझते हैं, particles in it. अब समझते हैं distribution of mass का क्या मतलब है. देखो, अगर मेरे पास एक रॉड है और इसका मास है, मान लेते हैं 50 ग्राम्स. मेरे पास एक और रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास है 100 ग्राम्स. मास दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा. क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड होगा. मतलब कि दिस लैंग्वेज विल नॉट चेंज. अगर ऑब्जेक्ट हमारा रॉड है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, यहां पर मिड पॉइंट ऑफ द रॉड ये होगा, यहां पर मिड पॉइंट ऑफ द रॉड ये होगा. यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास. सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड ही है, मास अलग अलग है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द सेम. विच व्हाट इज इट, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. तो शेप, क्योंकि दोनों का शेप सेम है तो शेप पर डिपेंड करता है. शेप अलग अलग होगा तो फिर चेंज हो जाएगा. अगर बूमरैंग है, इस शेप का कुछ है, तो फिर मिड पॉइंट ऑफ द बूमरैंग नहीं होगा, उसका अलग होता है. इसीलिए शेप पर डिपेंड करता है लेकिन मास पर डिपेंड नहीं करता. मास अलग अलग है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है. सेम मतलब मिड पॉइंट ऑफ द रॉड हम बोल रहे हैं. अच्छा, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिपेंड करता है. अब लेट मी इरेज द सेकेंड रॉड. अब ये जो फर्स्ट रॉड को देखो, ये 50 ग्राम्स का है. मिड पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड पर है. ठीक है. अब हम एक ऐसा 50 ग्राम्स का रॉड लेते हैं जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. एक रॉड हमने लिया, कहीं पर मोटा तो कहीं पतला, यू नो, इनिशियली इट इज पतला, बट ग्रेजुअली द रॉड इज मोटा, बिकमिंग मोटा. दिख रहा है ना, ये लास्ट पॉइंट ए के तरफ पतला है और बी के तरफ मोटा हो गया रॉड. दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म रॉड. मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट रॉड. पहले रॉड के मुकाबले सेकेंड रॉड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग हो गया. हालांकि इसका भी मास हो सकता है 50 ग्राम्स हो, सेकेंड रॉड का भी मास 50 ग्राम्स ही है, लेकिन ये 50 ग्राम्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग है इन कंपैरिजन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द फर्स्ट फिगर. पहले वाले फिगर में देखो, ये 50 ग्राम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हर जगह सेम अमाउंट ऑफ मैटर था, थिकनेस सेम था, लेकिन यहाँ कहीं पतला तो कहीं मोटा, यानी मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसके वजह से क्या हम सेकेंड केस में भी ये बोलेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड? बिल्कुल भी नहीं. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट से कहीं हट जाएगा, ये बेस जहां मोटा है ना उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इट इज नो लॉन्गर एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास सेम रहते हुए भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन भी चेंज हो गया, क्योंकि इसका शेप को हमने चेंज कर दिया. शेप पर डिपेंड करता है बेसिकली.
यही दो फैक्टर्स है, तुमको एग्जाम में आएगा व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच सीजी डिपेंड्स। तुम शेप लिखोगे, शेप ऑफ द बॉडी, एंड सेकंड फैक्टर लिखोगे ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स इन द बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक वायर है पतला सा जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ स्ट्रेट वायर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? यहाँ पर बीच में एग्जैक्टली मतलब किसी भी एंड से 2 सेंटीमीटर के लेंथ पर बीच में एकदम, क्योंकि एक रॉड जैसा है ना स्ट्रेट वायर, तो उसका मिड पॉइंट ऑफ द वायर होगा स्ट्रेट वायर। लेकिन इसी रॉड को अगर तुम एक सर्कल जैसा बेंड कर दो और एक रिंग बना दो तो फिर ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द रिंग। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया। तुमने शेप चेंज कर दिया, मास तो चेंज नहीं किया, शेप चेंज किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन भी चेंज हो गया। समझ में आ रहा है फर्स्ट पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है? वो एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर is at the middle of its length. वायर का middle of its length पर center of gravity है। If the same wire is bent in the form of a circle, its center of gravity will then be at the center of the circle. So what does it tell us? It tells us that the position of center of gravity depends on the shape of the body. Second, it is not necessary that the center of gravity always remain within the material of the body. हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी जगह पर भी हो सकता है जहां बॉडी का मटेरियल ही ना हो। जैसा अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया रिंग। इफ यू कंसिडर अ रिंग, रिंग अंगूठी, अंगूठी एक सर्कुलर अंगूठी है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होता है जहां पर कुछ नहीं है, मतलब रिंग का कोई मटेरियल नहीं है, एयर है एकदम बीच में, वहां तो कुछ नहीं है ना, देयर इज नथिंग हियर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज हियर। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन लाई वेयर देयर इज नो मटेरियल ऑफ द बॉडी ऑल्सो। एक हॉलो स्फीयर ले लो, हॉलो स्फीयर, हॉलो बॉल, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर होता है। वहां पर अंदर में तो एकदम खोखला है, एयर भरा हुआ है, हॉलो है, वहां तो कोई मैटर मटेरियल नहीं है बॉल का, स्फीयर का, लेकिन वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन लाई वेयर देर इज नो मटेरियल। ये हो सकता है, ये बोर्ड्स में एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था, कैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, कैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाई where there is no material of the body? If yes, give an example. तुम लिखोगे yes, it is possible. Example, the center of gravity lies at the center of a ring. या फिर बोल सकते हो तुम hollow sphere का, the in a hollow sphere the center of gravity lies at the center of the sphere. In a hollow cylinder also, एक hollow cylinder है, उसमें भी hollow cylinder में the center of gravity lies at the midpoint of the axis of the cylinder. सिलेंडर है, हॉलो है, खोखला है, अंदर में एयर भरा हुआ है, उसका जो इमेजिनरी लाइन है ना, दो ऊपर का जो लिड है और नीचे का जो लिड है, ये बेसिकली दोनों सर्कल्स है, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर को टच करता हुआ एक इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इस एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वहां लाई करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो स्फीयर। तो वहां पर भी तो कोई मटेरियल नहीं है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन लाई एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो मटेरियल ऑफ अ बॉडी। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि पूरे बॉडी का वेट उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये बात तो हमने न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज किया है। द एंटायर वेट ऑफ द यूनिफॉर्म मीटर रूल वाज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स मिड पॉइंट, यानी 50 सेंटीमीटर मार्क। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिक यहाँ पर दो चीजें हमने पढ़ा इस पेज में, इस स्लाइड में। एक, कौन कौन से, नोट डाउन कर लो, ये जो पॉइंट वाइज मैंने यहाँ लिख दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। दूसरा, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी कैन डिपेंड आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी ऑल्सो, जैसे कि रिंग में होता है, हॉलो सिलेंडर में होता है, हॉलो स्फीयर में होता है। नाउ यहाँ पर एक चार्ट है तुम्हारे सामने, इसको तुमको अच्छे से याद कर लेना है, इसमें भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का नाम है और उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ है। रॉड, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, इफ यू हैव अ रॉड, उसका जो मिड पॉइंट है वहां पर। ओके, इफ यू हैव अ सर्कुलर डिस्क, ज्योमेट्रिक सेंटर, एक डिस्क है जैसे कॉइन, ज्योमेट्रिक सेंटर। हॉलो और अ सॉलिड स्फीयर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर। सिंपल, स्फीयर के एकदम ज्योमेट्रिक सेंटर, चाहे हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो। सॉलिड और हॉलो सिलेंडर, ये भी मैंने अभी बताया था, मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के एक्सिस के मिड पॉइंट पे ये सिलेंडर है, चाहे हॉलो सिलेंडर हो चाहे हमारा सॉलिड सिलेंडर हो। ये सिलेंडर है, ये जो
दोनों पॉइंट्स ले लिया, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल का सेंटर, और इन सेंटर्स को ज्वाइन करता हुआ ये लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इसका जो मिड पॉइंट होगा इस लाइन का, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिलेंडर। हॉलो कोन अच्छे से समझो, इफ देर इज अ हॉलो कोन, कोन ऐसा दिखता है, एक हॉलो कोन ले लिया हमने, खोखला, इसका हाइट मान लेते हैं, इसका हाइट मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर्स। ओके, ये हॉलो है फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉलो कोन 12 सेंटीमीटर्स का हाइट है एच। तो क्या कहता है हॉलो कोन में, पहले हॉलो को देखते हैं, हॉलो कोन में क्या कहता है, एट अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस, यानी इस हाइट का, ये h है, इसका h/3 करोगे मीन्स 12/3 तो 4 होगा। तो एट अ हाइट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, बेस ये वाला, तो बेस से सीधा चलो ऊपर। ओके, एक्सिस, ये एक्सिस बोलते हैं इसको, ये जो एपेक्स से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया इसको बोलते हैं एक्सिस। इस एक्सिस में चलो कितना, बेस से कितना ऊपर, h/4, h/3 हॉलो कोन में h/3, h हमारा क्या है 12, तो 12/3 मतलब 4, यानी यहां से यहां का 4 सेंटीमीटर हाइट ऊपर जाओगे, जो पॉइंट मिलेगा वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। लेकिन अगर यही सेम कोन है हमारा और वो सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है, इसका भी हाइट वही है सेम 12 सेंटीमीटर, सॉलिड कोन है इस बार, और इसमें भी हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एपेक्स से बेस तक। अब क्या बोल रहा है कि सॉलिड कोन में क्या है, एट अ हाइट h/4 फ्रॉम द बेस ऑन द एक्सिस, h/4 यानी ये जो 12 है 12/4 यानी 12/4 इज 3 सेंटीमीटर, यानी बेस से 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो जो पॉइंट मिलेगा वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। सिंपल। तो सॉलिड कोन में बेस से h/4 ऊपर जाना है, h इज द हाइट ऑफ द कोन, एंड हॉलो कोन में h/3 ऊपर जाना है, बेस से, ऊपर से नहीं नीचे से, फ्रॉम द बेस, इस बात का हमें ध्यान देना है। सर्कुलर रिंग में क्या होता है, सेंटर ऑफ द रिंग, वेरी सिंपल। ट्रायंगुलर लैमिना, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल, व्हाट इज इट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मतलब क्या, जिस एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं, सबसे पहले 3 मीडियंस होता है। मीडियन का मतलब वो लाइन जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता हो, जैसे किसी भी एक हमने वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किया, ऑपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट करता हो, जैसे ये लाइन को मैंने गिराया इस साइड पर और ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस इज द मीडियन। फिर मैं इधर से एक मीडियन ड्रॉ करूंगा और ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये एक मीडियन हो गया। और सिमिलरली तीसरे वर्टेक्स से एक मीडियन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, यानी ये इक्वल और ये इक्वल, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ऑपोजिट साइड को। तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, याद रखना, मीडियन वर्ड को याद रखना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, देयर लाइज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल, वेदर इट इज स्केलिन triangle, equilateral triangle, or an isosceles triangle. And now the ninth point is for parallelogram, rectangular lamina, square और rhombus. ये चारों किस तरह के शेप्स हैं, क्वाड्रिलैटरल्स है। ये जो 4 क्वाड्रिलैटरल्स का नाम बोला गया है, पैरेललोग्राम, जानते हो पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। जैसे एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया ABCD, इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इक्वल भी है, तो इसमें कहां पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनके डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं। ये एक डायगोनल बनाया BD, दूसरा डायगोनल बनाया AC, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है। इफ यू ड्रॉ रेक्टेंगल, इसमें 2 डायगोनल्स बना दो, आई एम ड्राइंग इट फ्री हैंड, तो डायग्राम गंदा बन रहा है, लेकिन तुमको समझ में तो आ रहा है। ये जो रेक्टेंगल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा, CG यहाँ पर होगा, जहां पर 2 डायगोनल्स मीट किए। स्क्वायर में भी बिल्कुल वैसा एक स्क्वायर बनाते हैं, 2 डायगोनल्स बना दिया, जहां पर बहुत गंदा डायग्राम बना, अच्छे से बनाते हैं, 2 डायगोनल्स बना दो, 2 डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट किए वहां पर हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होता है, राइट, पता होगा। तो इसमें भी बिल्कुल वही सेम, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, वहीं पर CG लाई करता है, वेरी सिंपल। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ये अब
लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। प्रीवियस 2 इयर्स में ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया था सिलेबस से, लेकिन अभी कोई इन्फॉर्मेशन तो काउंसिल से है नहीं। जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कि ये सिलेबस से अभी रिमूव्ड है या ये इंक्लूडेड है। सो आई एम टीचिंग दिस टॉपिक। Okay, last 2 years, since last 2 years this topic was removed, but we don't know what will happen for this year. अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का मैं बोल रहा हूँ, तो इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो समझ में आ गया यहाँ तक। इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहले वाले पिछले स्लाइड में तो मैंने बोल दिया कि क्या पढ़ना है, यहाँ से क्या पढ़ना है आपको। यहाँ से हर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस आपको याद कर लेना है, ओके। और बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि वेयर डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई ऑन अ सर्कुलर डिस्क। क्या लिखना है तुमको? ज्योमेट्रिक सेंटर, सिंपल। वेयर डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई ऑन अ ट्रायंगुलर लैमिना। क्या लिखना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। बस सिंपल याद कर लो, और इसमें से जो सिंपल 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आराम से स्कोर कर लोगे। कुछ नहीं है यहाँ, बस सिंपल याद करना है, राइट। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ मोशन? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ओके। हो सकता है कि तुम बीच में खड़े हो गए एंड यू हैव टेकन अ thread to one end, you have tied a stone and you are just revolving it around you, ऐसे घुमा रहे हो। तो ये तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। और अगर इसको तुम कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो, इस बात का यहाँ ध्यान देना, कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो, सेम स्पीड से तुम, ऐसा नहीं कि कहीं फास्ट कर दिया कहीं स्लो कर दिया, कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो। एक तो कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो, दूसरा सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो। पाथ क्या है बॉडी का? सर्कुलर। ये जो स्टोन है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेरी सिंपल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रहा है और बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, तब हम बोलेंगे बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कितना सिंपल है। वही चीज यहां लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी मत लिखना। क्यों सर? अभी बताता हूं क्यों नहीं लिखना है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड ही कांस्टेंट होगा। मैं अभी बताऊंगा क्यों, वही तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं किस पाथ में? इन अ सर्कुलर पाथ, तब हम बोलेंगे द मोशन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, एकदम हलवा। नाउ अब एक डायग्राम है नीचे, सर्कुलर पाथ है और देखो एक बॉडी मूव कर रहा है। मान लो एक उस बॉडी को हम एट पॉइंट ए ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बॉडी का वेलोसिटी उस समय कैसे है? देखो इस तरह से इस फिगर में शो किया गया है ना, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। टेंजेंट समझते हो? ये एक सर्कल, मैं जूम करता हूं, देखो ये जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए पर एक लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करूं जो सिर्फ पॉइंट ए को टच कर रहा हो। ये लाइन जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया, लेट मी ड्रॉ इट with a thick line so that it is visible more clearly. Wait. हाँ देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो सिर्फ इस पॉइंट ए को टच कर रहा है। इस लाइन को बोलते हैं टैंजेंट। तो किसी भी पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पर, अगर हमें उस पार्टिकल का वेलोसिटी देखना है कि क्या है वेलोसिटी, तो उसके टैंजेंट के अलाउंग होगा। कैसे सर, कैसे पता? अगर तुम एक बीच में खड़े होकर एक स्ट्रिंग लेकर इसको घुमा रहे हो और इस पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो ऐसे सर्कुलर मोशन में, स्टोन को, एंड सडनली एट पॉइंट ए इफ यू रिलीज द स्टोन, तो क्या ये स्टोन ऐसे बाहर जाएगा? करके देखना, मत करके देखना, क्योंकि कोई अगर इंसान सामने खड़ा होगा उसको लग जाएगा। सो डोंट डू इट। बट हाउ डज इट हैपन, आई टेल यू। क्या ये स्टोन को अगर तुम सडनली पॉइंट ए पर रिलीज कर दो, छोड़ दो, हाथ ऐसे छोड़ दो, स्ट्रिंग को यहां से छोड़ दो, स्ट्रिंग को यहां पकड़े हुए हो ना, स्ट्रिंग को छोड़ दो, क्या वो ऐसे भागेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अलोंग द टेंजेंट जाएगा। जिस पॉइंट पर छोड़े उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, अलोंग दैट टेंजेंट इट विल गो। इसका मतलब कि उसका वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। सिमिलरली एट पॉइंट बी, स्टोन को घुमा रहे हो, अभी
पॉइंट बी पर वो स्टोन है, इसको अगर तुम छोड़ोगे सडनली तो वो स्टोन अलोंग द टेंजेंट भागेगा, नॉट रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स इस तरह से नहीं जाएगा, इसका वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है इस वजह से। सिमिलरली पॉइंट सी पर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, पॉइंट डी पर इस डायरेक्शन में। तो देख रहे हो हर एक पॉइंट पर बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड को तो हमने बोल दिया कि स्पीड इज कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। पढ़ा होगा 9th में, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, राइट। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मान लेते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम घुमा रहे हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पॉइंट बी पर 30 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट सी पर भी 30 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट डी पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसी को हम तो स्पीड बोलते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो हम बोलेंगे उसको हम स्पीड बोलते हैं, यानी स्पीड कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। पॉइंट ए पर भी 30 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज व्हाई वी आर सेइंग दैट स्पीड इज कांस्टेंट, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी के साथ जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पॉइंट ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट होना सफिशिएंट नहीं है। मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट रहना है, डायरेक्शन को भी कांस्टेंट रहना है। यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब ही है स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है तो हम वही बात यहां लिखें कि स्पीड इज कांस्टेंट, बट वी विल नॉट से वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल मींस चेंजिंग, और अगर वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है तो उस मोशन को हम बोलते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब वैसा मोशन जहां वेलोसिटी चेंज हो रहा है। I repeat, please mind what I'm saying. Accelerated motion मतलब a motion in which the velocity is not constant, velocity is changing. जैसे इस केस में speed constant है लेकिन velocity constant नहीं है, इसलिए ये accelerated motion है। Uniform circular motion एक accelerated motion है, क्योंकि इसमें acceleration हो रहा है। क्यों acceleration हो रहा है? Acceleration का मतलब speed, velocity change हो रहा है। Acceleration का मतलब velocity is changing। तो यही बात यहां पर हम लिखेंगे कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंसेस है। देखो बहुत सिंपल, पहले तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं सिंपल वर्ड्स में पहले तुम्हें समझा देता हूं। दो तरह का मोशन का जिक्र किया गया है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दूसरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट पाथ में, बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब इसका स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। स्ट्रेट पाथ, ऐसा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो दोनों में तो सर कांस्टेंट स्पीड है, हाँ जी हाँ। अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है वहां पे भी कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वहां पे भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन क्या लीनियर मोशन को ध्यान से देखो, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक अलग अलग पॉइंट पर? यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है? नहीं। पॉइंट ए पर भी डायरेक्शन इज ऊपर, पॉइंट बी पर भी डायरेक्शन इज ऊपर, पॉइंट सी पर भी डायरेक्शन ऑफ द स्पीड इज ऊपर। यानी डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, और डायरेक्शन ऑफ द स्पीड मतलब ही वेलोसिटी का स्पीड डायरेक्शन, बेसिकली वेलोसिटी का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, यानी स्पीड भी कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, यानी
दोनों अगर कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है ही, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है वेलोसिटी का, यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चलता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, उस मोशन को हम बोलते हैं नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ये यानी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने अभी भी बताया कि ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हिच इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, but direction of velocity is changing continuously, and hence it is a variable velocity. It has a variable velocity, not a constant velocity, variable velocity, and that is why it is known as it is said to have accelerated motion, क्योंकि velocity variable है तो accelerated motion। वही चीज यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, in uniform linear motion the speed and velocity both are constant and acceleration is zero, no acceleration, non accelerated motion मैंने अभी भी बताया। that is linear uniform linear motion is unaccelerated motion, मतलब non accelerated motion, while in uniform circular motion the velocity is variable although the speed is constant। uniform मतलब constant, although the speed is uniform यानी speed is constant, so but velocity is changing, so it is an accelerated motion। वही तो मैंने बताया है, सिंपल है। यहीं तक आज करते हैं, okay, and next lecture में we will start with centripetal and centrifugal force, a small topic which was also removed from previous years, last 2-3 years, but since we don't have any information till now, we will do it, and we will start very soon with the next chapter, force, energy, work, energy and power. Second chapter, work, energy and power. Thank you. God bless you.